आज के क्लास में एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन किस चैप्टर का है? द सोल्जर का। द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक पोएम का मतलब होता है देशभक्ति कविता, है ना। और देशभक्ति कविता की जब बात होती है तो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भी जागृत होना लाजमी है। देशभक्ति की भावना अगर अंदर ही ना हो, व्यक्ति के अंदर ना हो, तो उसका जीना ही बेकार है कि नहीं। कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब कि वो व्यक्ति जो भाव से नहीं भरा है और जिसके हृदय में रसधार ही नहीं बहती है, जो यह समझ ही नहीं पाता है कि देशभक्ति की भावना क्या है, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है जिसमें इस देश के लिए प्रेम नहीं है। तो द सोल्जर एक ऐसी कविता है जिसमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है। और देशभक्ति की भावना पर आधारित यह कविता रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा लिखी गई है। रूपर्ट ब्रोकी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। रूपर्ट ब्रोकी जो है वह एक देशभक्ति कवि है इंग्लिश साहित्य के। एंड जनरली ही राइट्स अ सोनेट्स, अ 8 लाइन ऑक्टेव सोनेट्स विच इज सिंग्स वेरी वेल। ये जो है वह ऑक्टेव्स सोनेट लिखा करते हैं, 8 पंक्तियों वाली गाए जाने वाली एक कविता लिखा करते हैं जिसे सोनेट कहा जाता है। और ये सोनेट के लिए प्रसिद्ध है। इनकी जो भी वार सोनेट्स फेमस हुई हैं वो क्या है? ऑक्टेव्स हैं। जो सोनेट है वो 8 पंक्तियों वाली है और इसे क्या किया जा सकता है? गाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या सेंटेंस दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सेंटेंस दिया है, इफ़ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी सरजमी का वह कोना, दैट इज फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, हो जाएगा, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंक्लीड, क्योंकि वहाँ पर एक रिच डस्ट में एक रिचर डस्ट कंक्लीड हो जाएगा। अर्थात ये विदेशी सरजमी में जहाँ दफनाए जाएंगे उसको ये समृद्ध भूमि कहते हैं। और कहते हैं कि उससे अधिक समृद्ध कण उस भूमि में वहाँ पर ब्यूरिड कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। इसीलिए वह हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ये कहते हैं कि अ डस्ट, एक ऐसा धूलकण, होम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। एक ऐसा धूलकण, ये अपने आप को एक धूलकण की तरह प्रस्तुत करते हैं अपने राष्ट्र के समक्ष। ये अपने आप को एक धूलकण की समक्ष जो है, धूलकण की तरह जो है यह प्रकट करते हैं। और कहते हैं कि अ डस्ट, एक धूलकण, होम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, आकार दिया, मेड अवेयर, और चिंतनीय बनाया, चिंता करने योग्य बनाया, विचार करने योग्य बनाया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और अपने पुष्पों को दिया क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। अपनी जनता को दिया क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। यहाँ के लोग जनता से प्रेम करते हैं? नेता जनता से प्रेम करते हैं? यहाँ के लोग नहीं, जनता से प्रेम नहीं करते हैं। पर कुछ नेता हैं जो जनता से प्रेम करते हैं। सबको नहीं कहा जा सकता है, पर अधिक से अधिक नेता जो है वो क्या करते हैं? जनता से प्रेम नहीं करते हैं। नेताओं ने तो अपने गिरेबान तक को बेच दिया है, ये तो रियलिटी है कि नहीं। तो नेताओं की तो बात ही ना की जाए। और कुछ लोग जो है लिखने वाले नेताओं के बारे में, वो लोग अपना कलम तक बेच दिए हैं। पहले क्या था कि कलम की चोट जब की जाती थी तो कलम की चोट से अच्छे अच्छे जो है नेता लोग डगमगा जाते थे, हिल जाते थे, क्योंकि कलम को एक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। और इस हथियार का काट कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल इस हथियार का काट है क्या? एक बड़ा पैसा उझिल दो, लिखना बंद कर देगा रिपोर्टर, है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, अपनी जनता को दिया क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। हर वेज टू रोम, अपने रास्तों को दिया भटकने के लिए। अ बॉडी ऑफ इंग्लिश, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, एक इंग्लैंड का शरीर जिसने क्या किया है? इंग्लैंड की हवाओं में श्वास लिया है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, इंग्लैंड की नदियों के द्वारा धोया गया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया है। एक ऐसा शरीर जो इंग्लैंड के शरीर, एक ऐसा शरीर जो इंग्लैंड के शरीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो इंग्लैंड की नदियों के द्वारा धोया गया है। इंग्लैंड की जनता को मिला है एक प्रेम करने के लिए, फ्लावर्स को दिया गया है प्रेम करने के लिए, यानी कि पुष्पों के रूप में जनता को अर्पित किया गया है क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। और एक ऐसा शरीर जिसने जन्म लिया है इंग्लैंड की धरती पर, जिसे आकार दिया है इंग्लैंड ने, वह जब विदेशी सरजमी के उस छोटे से कोने में दफना दिया जाएगा तो उस समृद्ध भूमि से भी अधिक समृद्ध धूलकण वहाँ दफन हो जाएगा। तो वो हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ऐसा मानना है किसका? रूपर्ट ब्रोकी का। नाम भूल गए हो क्या?
रूपर्ट ब्रोकी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, बार बार बताते हैं एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग भी यहीं पर लिखिएगा, बोर्ड है इस वजह से यहाँ पर लिखे हैं। आप इसके नीचे कॉन्टेक्स्ट लिखिएगा और कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन। तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में क्या इंक्लूड किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में अबाउट द स्टेंजा, अबाउट द पोएट एंड पोएट्स कैरियर, ये तीन बातों को इंक्लूड किया जाता है। मैंने क्या बताया, अबाउट द स्टेंजा, स्टेंजा कहाँ से लिया गया है, अबाउट द पोएट कवि के बारे में, एंड अबाउट द पोएट्स कैरियर और पोएट के कैरियर के बारे में, और कह सकते हैं कि अबाउट द पोएट्स लाइफ, पोएट्स के लाइफ के बारे में जो है इंक्लूड किया जाता है। ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इन बातों को यहाँ इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। जनरली यूज किया ही गया है। कॉन्टेक्स्ट, दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश रीडिंग बुक रेनबो पार्ट 2। दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम, यह स्टेंजा लिया गया है, यह पद लिया गया है फ्रॉम आवर इंग्लिश रीडिंग बुक, हमारे अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से, रेनबो पार्ट 2, जिसका नाम क्या है, रेनबो पार्ट 2 है। फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, काव्य संग्रह से लिया गया है, चैप्टर नेम्ड द सोल्जर, और अध्याय का नाम क्या है, द सोल्जर है, सैनिक है। समझ में आ रहा है। दिस स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश रीडिंग बुक रेनबो पार्ट 2 फ्रॉम पोएट्री सेक्शन नेम्ड द सोल्जर। द सोल्जर नामक कविता जो पोएट्री सेक्शन की है, जो काव्य खंड की है, उससे यह लिया गया है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से स्टेंजा लिया गया है, पद लिया गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके राइटर के बारे में। द सोल्जर इज अ बेस्ट पैट्रियोटिक पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। द सोल्जर जो है वह एक बेहतरीन, एक सबसे खूबसूरत, सबसे उम्दा कविता है इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में। कंपोज्ड बाई रूपर्ट ब्रोकी, जो कंपोज्ड की गई है किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा। रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन कविता, देशभक्ति कविता द सोल्जर कंपोज की गई है। रूपर्ट ब्रोकी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। रूपर्ट ब्रोकी जो है वह महानतम कवियों में से एक है, देशभक्ति के कवियों में वह महानतम कवियों में से एक है। रूपर्ट ब्रोकी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में देशभक्ति कवि के रूप में सबसे महानतम कवि के रूप में कौन है, रूपर्ट ब्रोकी है। दिस पोएम इज अ सोनेट, और यह जो कविता है वह गाई जाने वाली कविता है। यह कौन सी कविता है, गाई जाने वाली कविता है। रूपर्ट ब्रोकी ऑलवेज रिमेंबर्ड, रूपर्ट ब्रोकी को हमेशा ही याद किया जाता है एज अ वॉर पोएट, एक युद्ध कवि के रूप में। एक युद्ध कवि के रूप में हमेशा ही किसे याद किया जाता है, रूपर्ट ब्रोकी को याद किया जाता है। हमको भी याद किया जाता है हमको भी लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे एंगल में याद करते हैं। याद करते हैं किस रूप में, जब कोई मैटर हो जाएगा और हम नहीं रहेंगे तो याद किया जाएगा कि बिटू रहतन तो हई काम ना भइल रही, बिटू रहतन तो फलनवा मराइल ना रहतन। अब पता नहीं क्यों लेकिन याद किया जाता है। समझ में आया। रियलिटी है, सत्य के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, और आपकी अहमियत तब पता चलती है जब आप इंसिडेंट पॉइंट पर नहीं रहते हो। आप यहाँ पर हो, घर पर कुछ कांड हो गया, आप जाते हो तो आपको कहा जाता है कि अगर आप रहते तो ये काम नहीं होता, और आपसे बड़े बुजुर्ग ये कहते कि अगर आप रहते घर पर तो ये काम नहीं हुआ होता। तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अपना भी कुछ वजूद है, धीरे धीरे वजूद हम बना रहे हैं अपना, है ना, तो अच्छा लगता है। ऐसा वजूद सबका होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा तो हाथ का मैल है, इन हाथों से न जाने कितने पैसों को हमने ऐसे ही बहा दिया। अगर रखे होते तो अकाउंट फुल होता, कम से कम हमको लग रहा है कि 3-4 लाख से फुल होता 2-3 साल के अंदर। पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा एक ऐसा चीज़ है कि पैसे के लिए अगर आप पीछे पड़ गए तो अपना ईमान तक बेच दोगे, ये रियलिटी है। अपनी इंसानियत बेच दोगे, और पैसे के चक्कर में नहीं पड़े तो अपना ईमान बरकरार रखोगे। और दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस एक चीज़, हमको जहाँ प्रेजेंट होना है मृत्यु के बाद, वहाँ पर सीना तान के खड़े रहेंगे कि कौनो गलती नहीं के लिए, बताओ कौन चीज़ के सजा देवो। ये मेरा मानना है। और दुनिया क्या कहती है, दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि दुनिया का तो रूल है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो वो अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करेगी। अच्छे अच्छे लोग आए इसी उम्र में और अच्छे अच्छे जो है वो ऑफर भी दिए, ये चीज़ करिए, इसके लिए इतना आपको मिलेगा। नहीं, अपने ईमान से कोई समझौता नहीं। बाकी दुनिया क्या कहती है, कहती रहे।
वो तो रूपर्ट ब्रोकी को भी नहीं छोड़े, रूपर्ट ब्रोकी के बारे में भी बुराई इनको भी कहना पड़ा अपनी कविता में कि थिंक ओनली दिस ऑफ मी आफ्टर माई डेथ, ऑल ई विल सेड अवे फ्रॉम माई हार्ट, सारी बुराइयां मेरे हृदय से क्या हो चुकी होंगी, निकल चुकी होंगी मेरी मृत्यु के बाद। रूपर्ट ब्रोकी जैसे महानतम कवि ने ये बात कह दी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये दुनिया वाले हमेशा ही बुराई करते हैं जब आप कहाँ बढ़ने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो। और इन्होंने ये मेंशन किया है अपनी कविता में, किया है या नहीं किया है? किया है। हालांकि हम लोग यहाँ पर थे कि रूपर्ट ब्रोकी ऑलवेज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, रूपर्ट ब्रोकी याद किए जाते हैं हमेशा ही एक युद्ध कवि के रूप में। ही इंस्पायर्ड बाई पैट्रियोटिज्म, वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए, इंस्पायर्ड हो गए, पूरा भर गए इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में, सो जाओ, सूझ जा बेवकूफ, सीधा रहो। ही इंस्पायर्ड बाई पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वह इंस्पायर्ड हो गए किसके द्वारा? तो पैट्रियोटिज्म के द्वारा, देशभक्ति की भावना के द्वारा, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में। प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में वह क्या हो गए? देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए, इंस्पायर्ड हो गए। W.B. Yeats डिस्क्राइब्ड हिम, W.B. Yeats ने इन्हें डिस्क्राइब किया है, इनकी व्याख्या की है एज अ हैंडसमेस्ट यंग मैन, एक सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सबसे युवा व्यक्ति के रूप में W.B. Yeats ने इनकी व्याख्या की है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एक्सप्लेनेशन। विथ द हेल्प ऑफ द एबव स्टेंजा, उपरोक्त पद की मदद से रूपर्ट ब्रोकी एक्सप्रेस्ड his patriotic feelings for his motherland, England. With the help of the above stanza, उपरोक्त पद की मदद से, कौन सा उपरोक्त पद? ये उपरोक्त पद की मदद से रूपर्ट ब्रोकी एक्सप्रेस्ड हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स, रूपर्ट ब्रोकी अपने देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हैं फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, इंग्लैंड, जो कौन है? इंग्लैंड है। ही स्टेटस दैट टू द लिसनर और रीडर्स, वह स्टेटस देते हैं, वह कथन देते हैं टू द लिसनर, सुनने वालों को, जो उनकी कविता सुन रहे हैं उनको वह स्टेटस देते हैं, कथन देते हैं, और रीडर्स या पढ़ने वालों को, जो उनकी कविता पढ़ रहे हैं उनको यह कथन देते हैं, इफ़ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी, देन थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी सरजमी का वह कोना, वेयर ही ब्यूरिड इन द बैटल एरिया, जहाँ युद्ध क्षेत्र में इन्हें दफना दिया जाएगा, बी फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल यही सोचना, द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी सरजमी का कोना, द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी सरजमी का कोना, वेयर ही ब्यूरिड, जहां उन्हें दफनाया जाएगा, इन द बैटल एरिया, युद्ध भूमि में दफनाया जाएगा, बी फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, वह हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ही गिव्स एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस स्टेटमेंट, वह अपने इस कथन के लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या करते हैं कि आखिर वह विदेशी सरजमी का कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का क्यों हो जाएगा। तो बताते हैं, क्या करते हैं? ही गिव्स एक्सप्लेनेशन, वह एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या करते हैं अबाउट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में, इस कथन के बारे में, एंड सेज दैट, और कहते हैं कि आई एम अ रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड का एक समृद्ध धूल कण हूँ, मैं इंग्लैंड का एक समृद्ध धूल कण हूँ, whom इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, आकार दिया, एंड मेड अवेयर, और चेतना जागृत की, टू थिंक अबाउट माई मदरलैंड, ताकि मैं अपने मातृभूमि के बारे में सोच सकूं। एक ऐसा समृद्ध धूलकण अपने आप को कहते हैं, whom इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने क्या दिया? जन्म दिया, शेप्ड, इंग्लैंड ने आकार दिया, एंड मेड अवेयर, और चेतना जागृत किया, टू थिंक अबाउट माई मदरलैंड, ताकि मैं अपने मातृभूमि के बारे में सोच सकूं। ये कौन कहते हैं? रूपर्ट ब्रोकी। एंड हर पीपुल, और अपने लोगों के बारे में मैं सोच सकूं। ऐसा किसने बनाया? इंग्लैंड की मातृभूमि ने बनाया। अ बॉडी हु इज ऑलवेज ब्रीदिंग, एक शरीर जो हमेशा ही श्वास लेती है, इन इंग्लिश एयर, अंग्रेजी हवाओं में, एंड ब्लेस्ड बाय इंग्लिश सन, और अंग्रेजी सूर्य के द्वारा हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करती है। अ बॉडी हु लव्स हर कंट्रीज फ्लावर, और एक शरीर जो अपने देश के पुष्पों से प्रेम करता है, देश के पुष्पों से प्रेम करता है मतलब देश की जनता से प्रेम करता है। एंड रोम इन हर वेज, और उसी के रास्तों में भटकता है। वास्ट बाई हर रिवर्स,
और उसी के नदियों के द्वारा धोया जाता है। इज ब्यूरिड द कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, विदेशी सरजमी के उस कोने में दफनाया जाएगा। एक ऐसा शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया और उसमें चेतना जागृत की कि वह अपने मातृभूमि के बारे में सोचे और अपने लोगों के बारे में सोचे। एक ऐसा शरीर जो हमेशा ही इंग्लिश एयर में क्या लिया है, श्वास लिया है, जो हमेशा ही इंग्लिश सन के द्वारा क्या हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। एक ऐसा शरीर जिसने अपने देश की जनता को हमेशा ही प्रेम किया है। एक ऐसा शरीर जिसे नदियों ने धोया है। एक ऐसा शरीर जो इंग्लैंड की गलियों में भटका है, रास्तों में भटका है। ब्यूरिड इन द कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, वह दफनाया जाएगा फॉरेन फील्ड के उस कॉर्नर में, विदेशी सरजमी के उस कोने में। और रिचर डस्ट कंक्लीड इन दैट रिच अर्थ, एक समृद्ध धूलकण, उससे भी अधिक समृद्ध धूलकण उस समृद्ध भूमि में दफनाया जाएगा। सो इट विल बी फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, इसलिए वह हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अभी इसका हाफ स्टेंजा और बाकी है, उसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। इसको याद करना जरूरी है, ठीक है, जा करके याद करना। टेस्ट होगा, टेस्ट की भी तैयारी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बॉयज़ लोग जल्दी से निकल जाएं।